सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वो कहते हैं जी कि हमें जो रूलिंग है वो हम सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। खान साहब ने आज जो है इस बात को दोहराया है, वो जहां पे जाके खिताब कर रहे हैं, कहते हैं कि उनकी उम्मीद इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। जरा सुनिए। हमारा केस लगा हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। ये भी कहा जी कि इस बार बेहतर प्लानिंग करेंगे, जो गलतियां हैं वो आइडेंटिफाई कर ली हैं, अगली मर्तबा ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बार हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी, और प्लानिंग इसलिए ठीक नहीं थी कि हम इस गलत फहमी में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई रूलिंग दी थी, तो हमने समझा कि अब रास्ते साफ हो जाएंगे, और हमने समझा कि रास्ते भी साफ हो जाएंगे और ये छोड़ भी देंगे सबको। हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, तो इसलिए इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे और अब जो हमने गलतियां की वो आप नहीं देखेंगे। जी अली नवाज अवान साहब, ये जो गलतियां हैं, एक तो उन्होंने बता दिया कि ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये रिएक्शन आएगा, इतना ये डंडे चलेंगे। वो भी बड़ा एक अफसोसनाक चैप्टर है पाकिस्तान की सियासत में। इसके अलावा कोई तंजीमी गलतियां भी हैं जो जिन पे खान साहब ने कोई आइडेंटिफाई किया, कोई पंजाब की क़यादत के बारे में कि भाई वो उस तरह से जिस तरह से किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया पंजाब के, और कुछ जो आपके ये जनूबी पंजाब के लोग भी हैं उनसे भी कि भाई ये सब पेशावर आ गए थे, वहां से वो काफिले के साथ थे, जबकि अपने अपने इलाकों से बंदे निकाल के लेकर आने थे। कुछ इस तरह से भी ये गलतियां भी आइडेंटिफाई की हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इसको कंडेम करता हूँ। ये जो हुकूमत के जो हथकंडे हैं वो तो हम देख चुके थे 25 मई को, और उससे बाद ये जिस तरह एयरवे को बंद किया जा रहा है दोबारा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप एक कानून के नीचे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे देता है तो वो हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट करना फ़र्ज हो जाता है। आपके सामने हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया एयरवे के ऊपर, पहले उसको फारिग कर दिया गया विदाउट एनीथिंग, पिछले नंबर्स में यह बंद कर दिया गया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसे खोल दिया गया, और आज फिर हाई कोर्ट की वायलेशन, ऑर्डर्स की वायलेशन में आज फिर बहुत सारी जगह एयरवे को बंद कर दिया गया है। तो ये आपके सामने तो समझ तो आ नहीं रहा कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है, कर कौन रहा है, इज देयर एनी गवर्नमेंट और देयर इज नो गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारे साथ आपने देखा कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 और 15 आपकी फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, वो फंडामेंटल मूवमेंट को, फंडामेंटल राइट टू असेंबल को, फंडामेंटल राइट टू लाइफ को जो आपको गारंटी करता है, उसकी किस तरह वायलेशन की। हमारे दौर के अंदर जिस तरह मौलाना फजल रहमान पहले आए, फिर पीडीएम बना के आए, फिर पीडीएम तोड़ के आए, मरियम नवाज आई, बिलावल भुट्टो सिंध से चले और डी चौक पे आए, किसी जगह कोई रुकावट, किसी जगह कोई किसी के घर पे रेड नहीं, किसी को पकड़ा नहीं गया उनकी क़यादत को, और उनको बिल्कुल पीसफुली उनको कहा आप आए, और अपना उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और वो चले गए। अब तहरीक-ए-इंसाफ ये कर रही थी, और राना, वो जो क्या नाम है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने आके वो रंगबाजियां कर रहे हैं टीवी के ऊपर आके, और बयान दाग रहे हैं जैसे वो सुल्तान रही बने हुए हैं, मैं 20 बंदों को नहीं आने दूंगा लोगों को, और जिस तरह फिर लोगों के घर में मारिया रेड हुए हैं, खवातीन को जिस तरह पुलिस वालों ने जिस तरह हैंडल किया है, चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। देखिए, आप अपने जो जिनको आप हमेशा एज अ लीडर देखते हैं, एज अ फाउंडर देखते हैं, लामा इकबाल, उनकी बहू के साथ नासरा जब एक जज भी रही है, उनके साथ क्या हुआ, हमारी एमपीएस के साथ क्या हुआ, आम खवातीन के घरों के अंदर रेड करके उनको किस तरह पकड़ा गया, बच्चों को टेयर गैसिंग, बैटन चार्जिंग, जिस तरह वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमें तो ये लग रहा था हम पाकिस्तान में नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हैं। उस तरह के मुजालिम ढाए गए उनके प्रोटेस्ट के ऊपर। हम चाहते क्या हैं, जो पीडीएम खुद चाहती थी, वो कहती थी जो
پاکستان میں جو یہ الیکشن ہوئے ریگ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو لوگ آئے ہیں وہ لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے, وہ گورنمنٹ ناجائز ہے, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مینڈیٹ جعلی ہے, اور اس کے بعد اسی چیز کے اوپر خدا کے بیٹھ گئے. وہ کہتے تھے ہمیں الیکشنز دیں, جب ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں الیکشن آپ چاہ رہے ہیں نا, لیکن اس سے پہلے میرے اوپر اور اسد بھائی کے اوپر 18 کیسز رجسٹر ہوئے ہماری, 18 ابھی تک جو ہمارے سامنے آئے. سینئر قیادت میرے پہ, ہمارے 1600 لوگوں پہ اسلام آباد میں پرچہ دیا گیا. علی صاحب ایک سیکنڈ, یہ ابھی یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. چوئی صاحب ذرا میں اس پہ بھی آپ کا جواب بھی چاہوں گی. یہ کل جو ٹویٹ کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ پتہ نہیں یہ انٹیریئر منسٹر کی ٹویٹ ہے یا کیا اس کو نام دے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں وارن کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر ایک اور لانگ مارچ آپ نے اناؤنس کیا تو جیسے ہی لانگ مارچ اناؤنس ہوگا آنے دیں انہیں, اور میں پھر ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے یہ جو بیریئر ہے اس کو کراس کرتے ہیں اس مرتبہ. تو سر یہ مولا جٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, تھوڑی سی فلم بھی دیکھ لی ہے, یہ تو کوئی ریئل لائف مولا جٹ والے ڈائلاگ ہیں رانا جٹ صاحب. جی چوئی صاحب, یہ نہیں, اصل میں یہ بات ہے کہ ان کو یہ خیال آ گیا ہے. یہ وے بیک جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے, تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو آپ کی عمر کم ہے, علی نواز اوان کی بھی اتنی نہیں ہے. تو وہ یعنی وہ پہلے پاکستانی تھے جو 20 دسمبر کی دوپہر, بلکہ شام ہی کہہ لیں, انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا جب ان کو پاور ٹرانسفر کی گئی. جی, تو یہ تماشا یہ ہوا تو بن گئے, تو ان کا گورنر ان کا بنایا گیا پہلا, اور مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب بنا ملک غلام مصطفیٰ خر, یعنی ابھی بھی ہیں سینئر ترین پولیٹیشنز میں ہیں. تو وہ کوئی بات ہوئی, تو کسی ایم پی اے نے کہا کہ بھی خر صاحب نے فون کیا, راجہ منور صاحب کدھر ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے حلقے میں ہوں, کیوں سیدن شاہ. انہوں نے کہا جلدی ادھر پہنچو. وہ پہنچا, انہوں نے کہا اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں, تو ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اب ہم نے مسل پاور سے حکومت چلانی ہے. یہ اب ان کو جو 10 اپریل کو جس بھی انٹرنیشنل یا لوکل ارینجمنٹ کے تحت, میں یہ مائلڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے حکومت, جس کو یہ کسی صورت ان کو ملنی نہیں چاہیے تھی, اور مینڈیٹ تھا علی نواز کے لیڈر اور ان کی پارٹی کا, اس کو انہوں نے چوری کیا ہے. اب یہ مسل پاور کے ذریعے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 22 کروڑ کے ملک کو آپ طاقت کے زور پر اپنے قابو میں, اور چوئی صاحب ایک جو بڑا خطرناک کام یہ کر رہے ہیں نا, جس سے مجھے پرسنلی مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ رستہ دکھا دیا نا, تو پھر یہ رستے پہ خالی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ جو پولیٹیکل جماعتوں کو ملیٹنٹ اس کے ساتھ کنفیوز اور گڈمڈ کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, اور یہ اگر ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ کہیں جا کے سلسلہ رکے گا نہیں. یہ جان بوجھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کو کسی ملیٹنٹ کے اس کے ساتھ آپ ملائیں. یہ ہو چکے ماریا, میں کہہ رہا ہوں 23 مارچ 72 میں اس وقت کی اپوزیشن نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں, اور بھٹو مرحوم اور خر نے, معاف کرنا, وہاں وزیر بھیجے, انہوں نے جلسے پر فائرنگ کی, اور اجمل کھٹک اور ولی خان دوسرے لوگ 50 کے قریب لاشیں لے کے گئے, اور وہاں سے وزیر جو اپنے لاشیں لے کے آئے پنجاب میں, اور آج تک وہ جو زخم ہے نا پاکستان کو زخم, اور وہ اجمل کھٹک کابل جا کے بیٹھ گیا. میں لمبی تاریخ نہیں دہراؤں گا, میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ کا گھمنڈ ہے نا کہ یعنی لوگوں پر ان کا تشدد کر کے, خواتین کو, یاسمین راشد کو, اندلیب عباس کو, یعنی ان کی لیڈرشپ حماد اظہر کو, یعنی اعظم سواتی کو, عمر ایوب, یعنی جو فیلڈ مارشل کا یعنی خاندان کا چشم و چراغ ہے, ان کے ساتھ حشر کیا جو بڑا بے دردی سے اور کتنے بندے مار گئے. یہ علی نواز اوان سے پوچھتے نا سر, اوان صاحب آپ پوچھیں آپ یہ بتائیں, آپ اس بری طرح وہاں بندے لے کے آنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ میر صاحب میری بات بتائیں کہ ہمارا تو بڑا پیسفل مارچ تھا, اور ہم نے اس کو کال دی ہوئی تھی. آپ مجھے پورے پاکستان کے اندر جس طرح کے بیریکیڈز لگائے گئے, جس طرح کی 3 دن پہلے سے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا گیا, جس طرح خواتین ہماری جو ایم پی ایز ہیں ان کو پکڑا گیا,
उन लोगों को हरासा किया गया, और उसके बावजूद आप देखें पाकिस्तान में ये मिसाल नहीं मिलती है कि एक जमात ने कॉल दी है और पूरी जमात में उनके जो वो सुल्तान रई साहब हैं वो कह रहे हैं अगर 20 बंदे डी चौक पहुंच गए तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, और लाखों हजारों की तादाद के अंदर लोग डी चौक पहुंच गए। मुझे ऊपर अमीर साहब 8 घंटे सुबह 12:30 से लेके शाम 6:30 बजे तक फैजाबाद पे शेलिंग होती रही है। फिर हम वहां से निकले और फिर डी चौक से पहले चाइना चौक पे इतनी शदीद आपने शेलिंग हुई कि आप सोचिए रबर बुलेट फायर हो रहे हैं, औरतें बच्चे उनके सामने। और मुझे बताएं, मैं आप तो हिस्ट्री के मतलब पूरी एक आप किताबें लिख सकते हैं, इससे पहले पाकिस्तान में कब हुआ है ये जो राना सनाउल्लाह जिस जमात के अंदर है और वो जो इनका लीडर है बघोड़ा, जब उसने कॉल दी कि वो नेल्सन मंडेला वापस आ रहा है इंग्लैंड में 8 साल के बाद, झूठे अपने जो उसने सिग्नेचर किए हुए थे कि वो 10 साल बाहर रहेगा और 8 साल में आ रहा है, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कौन पहुंचा था? यहाँ के जो एहसन इकबाल, ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ कहाँ थे? फोन कर करके गिरफ्तारियां दे रहे थे, एक बंदा नहीं पहुंच पाया सवाए इमरान खान की एपीडीएम होती थी उस वक्त, और खान साहब ने कहा था मैं पहुंचूंगा और खान साहब पहुंचे थे। उसके अलावा बेनजीर ने मॉडल टाउन से, याद है लाहौर से लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, वो मॉडल टाउन से नहीं निकल सकी थी। ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि लोग डी चौक पहुंचे, और इस तरह जिस जमात को कहा जाता था कि बगैर जमात है, इसके लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैटन चार्जिंग नहीं सह सकते, इन लोगों ने टेयर गैसिंग नहीं सह, मुसलसल 3 दिन के अरेस्ट, 3 दिन लोगों के घर पे छापे, जब निकले उन पे बैटन चार्ज, आंसू गैस, और उसके बावजूद काफले इस्लामाबाद पहुंचे। खान साहब को जब बुरहान क्रॉस किया है और जब सुबह 5 बजे लगभग 10 घंटे लगे सिर्फ इस्लामाबाद एंट्री के बाद सेंटोरस के करीब पहुंचते हुए, लोग निकले हुए, फैमिलीज निकली हुई हैं, इससे बड़े तो मिसाल ही नहीं मिलती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।